स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाला जैन साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य का समय कब से कब तक माना जाता है? ए ऑप्शन 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, बी ऑप्शन 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, सी ऑप्शन 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, डी ऑप्शन 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो जैन साहित्य का जो समय माना जाता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 2, जैन साहित्य का किन राजाओं पर विशेष प्रभाव था? ए ऑप्शन पाल वंश के शासकों पर, बी ऑप्शन मौर्य राजाओं पर, सी ऑप्शन काठियावाड़ गुजरात में चालुक्य राष्ट्रकूट सोलंकी राजाओं पर, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काठियावाड़ गुजरात में चालुक्य राष्ट्रकूट सोलंकी राजाओं पर जैन कवि एवं उनकी रचनाओं का सर्वाधिक प्रभाव था। प्रश्न नंबर 3, जैन साहित्य की रचनाएं किन किन शैलियों में लिखी गई हैं? ऑप्शन ए आचार शैली, बी ऑप्शन रास शैली, सी ऑप्शन फागु शैली, डी ऑप्शन चरित या चारित शैली, ई ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि ये उपर्युक्त चारों शैली जैन साहित्य की शैलियाँ मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन साहित्य की रचनाओं का सृजन सर्वाधिक किन किन राज्यों में हुआ? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन ए तथा बी दोनों। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में जैन साहित्य का सृजन हुआ। यदि आपसे जैन साहित्य का प्रधान केंद्र पूछा जाए तो आप बताएंगे गुजरात। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, जैन साहित्य की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? ए ऑप्शन वीर रस, बी ऑप्शन करुण रस, सी ऑप्शन शांत रस, डी ऑप्शन हास्य रस। तो जैन साहित्य की रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रास शब्द को क्रीडनीयक किसने कहा है? ए ऑप्शन भरत मुनि, बी ऑप्शन आचार्य बामन, सी ऑप्शन अभिनव गुप्त, डी ऑप्शन भट्ट लोलट। तो रास शब्द को क्रीडनीयक कहने वाले विद्वान हैं भरत मुनि। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या नाम दिया? ए ऑप्शन श्रीमद् भागवत पुराण, बी ऑप्शन विष्णु पुराण, सी ऑप्शन हरिवंश पुराण, डी ऑप्शन गरुड़ पुराण। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैन साहित्य में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा गया है। प्रश्न नंबर 8, जैन कवियों की आचार शैली में किस तत्व की प्रधानता है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि जो रचनाएं हमारी आचार शैली में लिखी गई हैं उन रचनाओं में किस तत्व की प्रधानता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन उपदेशनात्मकता, बी ऑप्शन रासलीला, सी ऑप्शन चरित्रात्मकता, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो जो हमारी रचनाएं जैन साहित्य में आचार शैली में लिखी गई हैं उनमें उपदेशनात्मकता का तत्व की प्रधानता है। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जैन साहित्य आदिकाल का कैसा साहित्य माना जाता है? ए ऑप्शन प्रामाणिक, बी ऑप्शन अप्रामाणिक, सी ऑप्शन अर्ध प्रमाणिक, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैन साहित्य हमारा प्रामाणिक साहित्य है। प्रश्न नंबर 10, जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है। यह प्रश्न 2018 एलटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन सुमन राजे, बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं।
प्रश्न नंबर 11, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन डॉक्टर दशरथ ओझा, बी ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन ए तथा बी दोनों। तो इसमें हमारे शुरू के जो दोनों विद्वान हैं ए और बी, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 12, आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? आप इस बात को समझ गए होंगे, जो हमारी हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है वह मानी जाती है श्रावकाचार, जिसके लेखक कौन है? देवसेन। इसको प्रथम रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं? ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन बच्चन सिंह, डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानने वाले विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 13, आसगु कवि द्वारा रचित चंदनवाला रास खंडकाव्य में कितने छंदों का वर्णन है? चंदनवाला रास में जो नायिका है चंदनवाला, कमेंट करके बताइए वो कहाँ की रहने वाली थी। ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन 33, डी ऑप्शन 35। तो इसमें चंदनवाला रास में 35 छंदों का वर्णन किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसकी विधा है खंड काव्य। प्रश्न नंबर 14, आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक का मतलब होता है असली। ए ऑप्शन राहुल देव, बी ऑप्शन चंगदेव, सी ऑप्शन ब्रह्मदेव, डी ऑप्शन रुद्रदेव। तो हेमचंद्र का जो वास्तविक नाम था वह था चंगदेव। प्रश्न नंबर 15, प्राकृत भाषा का पाणिनि किस जैन कवि को कहा जाता है? ए ऑप्शन आचार्य हेमचंद्र, बी ऑप्शन कामता प्रसाद गुरु, सी ऑप्शन जिनदत्त सूरी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, आचार्य हेमचंद्र गुजरात के किस राजा के समकालीन थे? ए ऑप्शन पाल वंश शासक धर्मपाल, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन सिद्धराज जयसिंह, डी ऑप्शन छत्रसाल। जो हमारे जैन कवि हैं आचार्य हेमचंद्र, वे सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, किस जैन कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है? ए ऑप्शन शालिभद्र सूरी, ये शालिभद्र है, इस बात को आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन आचार्य हेमचंद्र, सी ऑप्शन जिन धर्म सूरी, डी ऑप्शन मुनि जिन विजय। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, नेमिनाथ रास किस जैन कवि की रचना है? ए ऑप्शन सोमतीगढ़, बी ऑप्शन विजय सेन सूरी, सी ऑप्शन जिनदत्त सूरी, डी ऑप्शन जिन धर्म सूरी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमतीगढ़ की रचना नेमिनाथ रास मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19, कछुली रास किस जैन कवि की रचना है? ए ऑप्शन देहलड़, बी ऑप्शन सारमूर्ति, सी ऑप्शन चंद्रमुनि, डी ऑप्शन प्रज्ञा तिलक। तो कछुली रास के जो रचनाकार हैं वह हमारे प्रज्ञा तिलक। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, आबू रास किस जैन कवि की रचना है? ए ऑप्शन देलण, बी ऑप्शन पल्लण, सी ऑप्शन कनकामरमुरी, डी ऑप्शन हरिभद्र सूरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आबू रास के रचना पल्लड़ कवि माने जाते हैं। प्रश्न 21, किस जैन कवि ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की है? यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन हेमचंद्र,
बी ऑप्शन चंद्रमुनि, सी ऑप्शन भरत मुनि, डी ऑप्शन धर्मसूरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्य हेमचंद्र ने दुआश्रय काव्य की रचना की थी। प्रश्न नंबर 22, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? ए ऑप्शन नेमिनाथ रास, बी ऑप्शन नेमिनाथ चौपाई, सी ऑप्शन नेमिनाथ फाग, डी ऑप्शन सुदर्शन चरियू। ये चरियू है, इस बात को आप याद रखिएगा, चरियू। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। प्रश्न नंबर 23, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन वंशीधर, बी ऑप्शन लक्ष्मीधर, सी ऑप्शन सोमप्रभु सूरी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत पेंगलम के जो रचनाकार हैं वह माने जाते हैं लक्ष्मीधर। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, प्राकृत पेंगलम की टीका किस विद्वान ने लिखी थी? ए ऑप्शन लक्ष्मीधर, बी ऑप्शन वंशीधर, सी ऑप्शन विद्याधर, डी ऑप्शन हेमचंद्र। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्राकृत पेंगलम की जो टीका है वह वंशीधर विद्वान ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 25, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है? ए ऑप्शन हरिवंश पुराण, बी ऑप्शन पंच पांडव रचित रास, सी ऑप्शन स्थूलीभद्र रास, डी ऑप्शन नेमिनाथ रास। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैन साहित्य में पंच पांडव रचित रास को प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 26, 84 दोहों में रचित वसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? अब आपको इस प्रश्न से ये पता चल गया होगा कि वसंत विलास रचना में दोहों की संख्या कितनी है। तो ये है 84। और ये किस प्रकार का काव्य है? ए ऑप्शन वीर काव्य है, बी ऑप्शन लोकगीत काव्य है, सी ऑप्शन श्रृंगारिक काव्य है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसंत विलास हमारा एक श्रृंगारिक काव्य है, इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, अपभ्रंश और आभट में चौपाई छंद कितनी मात्राओं का छंद था? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अपभ्रंश और आभट में चौपाई छंद कितनी मात्राओं का छंद था? ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 13। तो अपभ्रंश या आभट में जो चौपाई छंद था उसकी मात्रा मानी जाती थी 15। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जैन साहित्य से संबंधित थे जिनका हमने अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। और यदि आपको किसी प्रश्न में कोई संशय है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।